आज हम सीडीपी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आगे बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस हिसाब से हो सकता है बच्चों में। तो आप सब जानते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से। कोई क्या है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होता है, तो कोई क्या है शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। तो हर बच्चा क्या है अपने में ही अलग अलग है। तो अर्थ देख लेते हैं। हर व्यक्ति अलग है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से हर व्यक्ति क्या होते हैं, अलग होते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के जनक फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। जो फ्रांसिस गाल्टन है उसको कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं के जनक है। अभी याद कैसे रखेंगे कि फ्रांसिस गाल्टन है व्यक्तिगत विभिन्नताएं के जनक। तो एक निमोनिक्स बनाने देते हैं हम। निमोनिक्स ये होगा कि फ्रांस के जो बच्चों के गाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही अलग होते हैं। किसी के सॉफ्ट होते हैं, किसी के खुरदुरे होते हैं, किसी का टाइट होता है। तो ये क्या है, फ्रांसिस गाल्टन मतलब फ्रांस के बच्चों के गाल बहुत ही डिफरेंट है। तो इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं हम कि फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नताएं दी थी। कुछ और व्यक्ति भी है जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की है, जैसे कि जेम्स ट्रेवर, टॉयलर व स्किनर। स्किनर से तो हम याद कर सकते हैं, सिंपल सा स्किनर का याद कर लेते हैं कि सबका स्किन क्या होता है, अलग अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है स्किनों में। तो स्किनर से ये याद कर सकते हैं कि स्किनर ने भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात की है। जो फ्रांसिस गाल्टन है ना, उन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है हेरिडिटी जीनियस। कौन सा नाम है? हेरिडिटी जीनियस। अब हेरिडिटी जीनियस उसने किस लिए लिखा होगा? तो शायद हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जीनियस उसने शायद इसलिए लिखा होगा क्योंकि उसने बात की है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, आनुवांशिक विभिन्नताओं की। तो जीन्स में क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी का जीन्स अलग है, किसी का जीन्स अलग है। तो हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटी जीन्स नामक बुक लिखी थी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, उनका मानना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों के बीच या किसी भी पर्सन्स के बीच। इन्होंने ही बुद्धि का सबसे पहला अध्ययन भी किया है। अगर ये बोला जाए सबसे पहले बुद्धि का अध्ययन किसने किया है, तो वो फ्रांसिस गाल्टन ही कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस गाल्टन ने ही क्या किया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी तो उसने क्या है, सिर्फ स्किन के हिसाब से नहीं देखी, उसने तुम्हारे बुद्धि के हिसाब से भी देखी कि किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, किसी का एवरेज है, किसी का लो है और किसी का बहुत ज़्यादा ही कम है। तो हेरिडिटी जीनियस उसने पहले पुस्तक का नाम लिखा। बुद्धि का सबसे पहले अध्ययन करने वाला भी कौन है? हमारा फ्रांसिस गाल्टन ही है। दो लोगों में बुद्धि सेम नहीं होती। इसने ये कहा है कि जो दो लोग हैं ना, उनमें बुद्धि सेम नहीं होगी। किसी का आईक्यू ज़्यादा है तो किसी का आईक्यू कम है। हाँ, पॉइंट के हिसाब से भी इन्होंने कहा है कि डिफरेंस हो सकती है लेकिन सेम नहीं आएगी। दो लोगों में बुद्धि सेम नहीं होती है। फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा, सीटेट के लिए हो गया और एसएसबी के लिए हो गया, मतलब डीएसएसबी के लिए हो गया कि फ्रांसिस गाल्टन को किसके पिता कहा जाता है? सुजनन शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। कौन? फ्रांसिस गाल्टन। तो हमने तीन चीज़ देख लिया फ्रांसिस गाल्टन। सबसे पहला, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है। इन्होंने हेरिडिटी जीन्स नामक बुक लिखा है। इन्होंने क्या कहा है कि दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें बुद्धि सेम नहीं होगी। उन्होंने नेक्स्ट कहा है सुजनन शास्त्र के पिता इन्होंने कहा है अपने आप को, मतलब इनको कहा गया है। अब परिभाषा देख लेते हैं। स्किनर ने कुछ परिभाषाएं दी है। स्किनर ने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी एक ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मानव संभव हो, मतलब मापन संभव हो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण शरीर का कुछ ना कुछ ऐसा पहलू हो सकता है जिसको हम क्या है, माप सकते हैं। हम जान सकते हैं कि उसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि स्किनर भी क्या थे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सपोर्टिव में थे। टॉयलर भी क्या है, टॉयलर वो भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सपोर्ट में है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इतना अंतर साफ है कि व्यक्ति विभिन्नताएं स्वाभाविक प्रतीत होती है। टॉयलर का कहना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इतना ज़्यादा अंतर साफ दिखाई दे देगा कि हम दूर से भी कह सकते हैं कि ये पर्सन और ये पर्सन अलग है। अगर हमें मान लो कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति सेम है या अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का बिहेवियर अलग है और दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर अलग है। स्किनर के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि स्किनर ने भी क्या कहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो स्किनर ने कह तो दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो उसने किस हिसाब से कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है? तो हम ये चार टाइप्स के उसने बताए हैं कि अगर चार प्रकार देख लेना, अगर डिफरेंसेस दिखते हैं तो समझ जाना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। पहला कहा है उसने विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी। विचलनशीलता का मतलब क्या होता है कि इन्हीं दो लोगों में दो शील गुण सेम नहीं हो सकते। विचलन है, विचलन का मतलब कि
एक शील गुण, दो शील गुण कभी एक जैसे नहीं हो सकते। किन्हीं भी दो लोगों में शील गुण जो है वो जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सेम नहीं हो सकते। जैसे कि उसने भी कहा है हमारे किसने, जॉल्टन, फ्रांसिस गॉल्टन ने कहा था। ओके ठीक है। अब प्रतिमानता, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, प्रतिमानता क्या, नॉर्मेलिटी। प्रकृति सामान्य शील गुण का ही प्रकृति वितरण करती है, लेकिन प्रतिमानता भी कहा है उसने कि नॉर्मेलिटी, प्रकृति तो समान शील गुण का ही वितरण करती है, लेकिन क्या है, लोगों में अलग अलग शील गुण पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, ये समझ लेना। विचलनशीलता सबसे पहले कहा है किन्हीं दो लोगों में शील गुण समान नहीं हो सकते, और प्रतिमान भी कहा है, लेकिन प्रकृति जो है वो सामान्य शील गुण का ही वितरण करती है, इन्होंने ये भी कह दिया। अब वृद्धि दर अलग अलग है, सबको पता है कि हमारी क्या है, वृद्धि दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई बच्चा बहुत लेट से सीखता है। जैसे चलने का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, 2 साल नहीं हुए, 1.5 साल नहीं हुए वो चलना सीख गया, या 1 साल भी नहीं हुए वो चलना सीख गया। और कोई बच्चा जो है बहुत लेट सीखता है चलना। तो वृद्धि दर भी क्या है, अलग अलग होती है। स्किनर ने देखा, हम इसको एक कहानी की तरह देख लेते हैं। पहले विचलनशीलता पता लग गया कि इन्हें दो शील गुण क्या है, समान नहीं हो सकते। प्रतिमानता पता चल गया कि प्रकृति क्या करती है, समान शील गुणों का ही वितरण करती है। लेकिन वृद्धि दर पता चल गया कि वृद्धि दर क्या होता है, अलग अलग होता है, समान बच्चों में समान वृद्धि दर नहीं हो सकता है। और उसने चौथा कहा है, सीखने की गति भी अलग अलग है। क्या कहा है इसने, कि सीखने की गति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और सिंपल सी बात है, कोई बच्चा क्या है बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा क्या है बहुत लेट सीखता है। जैसे हमारी क्लास होती है, हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो देखते हैं कि कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख लेता है क्लास में, उसको पढ़ाया और नेक्स्ट बार पूछा तो बता देगा वो, या कुछ मिनटों बाद भी पूछेंगे तो बता देगा। लेकिन वही जो बच्चा होता है कि पढ़ाने के साथ भी पूछ लें तो वो नहीं बता पाता। क्यों, क्योंकि सीखने की गति अलग अलग होती है। वो सिंपल बहाना मार देगा, सर अभी तो करवाया है आपने, अभी याद करूंगा फिर बताऊंगा ना। लेकिन हाँ, कोई एक बच्चा ऐसा भी होता है जो फटाक से बता देगा कि ये आंसर है इसका। तो क्या है, सीखने की गति तो अलग होती ही है। तुम अपने क्लास में भी ऑब्जर्व कर सकते हो ये सब चीज़। व्यक्तिगत विभिन्नता पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये भी बात कही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, और ये नॉर्मल सी बात है। क्यों, पड़ेगा ही पड़ेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। क्यों, क्योंकि एक जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एक बच्चा जो है वो बहुत ही बड़े घर का रहने वाला है, या ऐसी फैमिली में उसका रहना है जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा ही मेचोरिटी वाली बातें होती हैं। और एक वहीं दूसरा बच्चा है जो क्या उसके घर में इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं मिला है पढ़ने का, तो उनमें देखना डिफरेंसेस मिलेगा। वो जो है जो अच्छे घर का है, मतलब जो घर में वातावरण अच्छा दे रखा है जिसको, वो उसका देखना कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, और जो इन्वायरमेंट नहीं मिलता अच्छे तरीके से उनका देखना अलग ही दिखेगा। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। किसी के जो फादर है या मदर है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और किसी के फादर मदर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या है थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही अंतर नहीं मिलता कि अनपढ़ मम्मी पापा के बच्चे अनपढ़ ही होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। क्योंकि हम अपने गुणों को लेकर पैदा हुए हैं। हाँ, थोड़ा जीन्स का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा, और वो जीन्स को इफेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। और तुमने भी देखा होगा कि जो हमारे मजदूर के पेरेंट्स होते हैं, मजदूर पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ के चले जाते हैं। तो है डिफरेंसेस, लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ, वातावरण का बहुत अच्छा डिफरेंस पड़ सकता है हमारा, ये कह सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, अब गॉल्टन ने भी क्या है, मतलब हमारे ये नाम तो जो क्या नाम था उसका, कौन बताना चाहेगा, फ्रांसिस गाल्टन, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो फ्रांसिस गाल्टन है उसने व्यक्तिगत विभिन्नता के 4 प्रकार बताए हैं। इन्होंने भी क्या है 4 प्रकार बता दिए हैं। कौन कौन से, एक शारीरिक विभिन्नता, सबको पता है कि बच्चे शारीरिक रूप, रंग रूप, कद काठी, या हमारे थिन फैट, इस हिसाब से भी क्या है बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई बच्चा, और रंग के रूप से तो पता ही है, कोई बच्चा काला है, कोई बच्चा गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अंतर देखने को मिल जाता है। और ये जो शारीरिक विभिन्नताएं होती है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, या हम उसे देख के बता देंगे हाँ इसमें चेंजेस, विभिन्नताएं हैं। मानसिक विभिन्नताएं बुद्धि, तर्क, समस्या समाधान आदि में पाए जाने वाले अंतर है। लेकिन हाँ, इस मानसिक विभिन्नताएं जो है हम देख के नहीं पहचान सकते कि वो बच्चा मानसिक विभिन्नताओं से डिप्रेस्ड है, या मानसिक विभिन्नताएं में थोड़ा पाया जाएगा, वो हम नहीं देख के बता सकते। लेकिन हाँ, हम उसे अगर ऑब्जर्व करें, उसका जो तर्क क्षमता है, या उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, या जो क्वेश्चनिंग एयर जो सॉल्व कर रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा कमी पाया गया है मानसिक में। संवेगात्मक विभिन्नता है, ये भी बहुत देखने को मिलता है। कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने लग जाता है, और कोई बच्चा क्या है शांत स्वभाव का है। तो अलग अलग संवेगात्मक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता तो है ही, कोई शर्मीला है तो कोई मिलनसार होता है, कोई लड़ाऊ, मतलब ये क्या कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं, तो कोई क्या होता है बहुत ज़्यादा ही प्रेम भाव का होता है।
तो ये गॉल्टन का तो खासकर याद करने का सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या इसको निमोनिक्स बनाए, तो सबसे पहले हम एक बच्चा है तुम्हारी क्लास में, मतलब तुम टीचर हो, तुम तो टीचर हो ही वैसे ही, सिंपल सी बात है। एक बच्चा है तुम्हारी क्लास में एडमिशन लेने, तुमने उसके रंग रूप कद काठी देख के पहला पहचान लिया कि अच्छा इसका विभिन्नताएं हैं। दो बच्चे हैं, मान ले 2 बच्चे आते हैं, तुमने क्या है दोनों बच्चों को रंग रूप कर देख के पहचान लिया कि हाँ शारीरिक विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट तुम क्या है उससे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हो। एक बच्चा बहुत ये क्या है कॉन्फिडेंट वे में जवाब दे रहा है, तो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेस्ड होके, या बहुत ज़्यादा ये क्या कह सकते हैं हम कि जवाब नहीं दे पाए सही तरीके से, या बोल रहा है तो लड़खड़ा रहा है बोलते हुए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो हम मानसिक रूप से भी उसका जांच कर लिया तुमने। फिर संवेगात्मक, एक बच्चे ने क्या किया उसको मार, दोनों बच्चों ने क्या है झगड़ा कर लिया, लेकिन एक बच्चा क्या है बहुत जल्दी शांत हो गया, या उसने उसे माफ़ कर दिया जिससे लड़ाई हुआ, और दूसरे ने क्या किया बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाया, तो संवेगात्मक भी दिख गया तुम्हें। फिर व्यक्तिगत भी मिलता है, तुमने बोल दिया अच्छा ये क्या है एक लड़का शांत का स्वभाव का और एक थोड़ा विरोधी स्वभाव का है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी तुमने चेक कर ली। तो ये 4 प्रकार के ट्रिक बताए हैं वो याद कर लेना। पहला शारीरिक, मानसिक, फिर संवेगात्मक, फिर व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं मापने की विधियां, अब हमने देख लिया कि अच्छा व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, तो अब लेकिन साइंस का अभी तो दुनिया साइंस की है तो तुम्हें पता होगा, तो कुछ ना कुछ मापने की विधियां तो होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि हम देख के बता देंगे हाँ ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ख़राब है। ये थोड़ा सा हमारा क्या है प्रॉब्लम भी दे सकता है कभी कभी। क्या पता कभी बच्चों का जो डिप्रेस्ड बच्चा है वो क्या है थोड़ा प्रॉब्लम में हो, इसलिए वो उस जवाब नहीं दे रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जो बच्चे को तुमने बहुत अच्छा बोला है उसने रट के जवाब दे दिया होगा, तो हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है साइंस का प्रमाण चाहिए, जरूरी होता है। तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कर लेंगे। पहला परीक्षण क्या करेंगे बुद्धि परीक्षण, मापने की विधियां सबसे पहला बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि का फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्या स्टर्न है, बुद्धि का फॉर्मूला लाने वाले तो स्टर्न है, लेकिन बुद्धि के फॉर्मूला में संशोधन टर्मन ने किया था, इसी कारण इन्हें बुद्धि मापने की जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर बोला जाए बुद्धि मापन का जन्मदाता कौन है तो टर्मन है। स्टर्न लेके आया था लेकिन उसने क्या है फॉर्मूला सही तरीके से नहीं बिठाया था, तो वो फेल हो गया था। लेकिन जब स्टर्न को देखा अच्छा स्टर्न क्या है लेके आ रहा है फॉर्मूला, तो टर्मन ने सोचा कि चलो मैं भी लेके आ जाता हूँ, इसने गलती कर दी मैं अपना नाम कमा लूंगा, तो टर्मन लेके आ गया बुद्धि परीक्षण का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। मानसिक आयु कि मानसिक आयु कितना है आया, फिर मेंटल एज कितना है, फिर देखा उसकी रियल एज कितना है क्रोनोलॉजिकल एज, फिर देखा बटे में गुणे में 100 करके देखा अच्छा ये है। जैसे एक बच्चे का मानसिक आयु है 130 और वास्तविक आयु है 10, तो उसको क्या है बटे कर दिया मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, तो आंसर निकाल दिया। टर्मन ने किया था ये, तो ये ईजी है, बहुत ईजी है। उसके बाद जब जैसे कि हमें पता ही है कि होड़ मच जाती है भाई कि एक चीज़ निकला तो सब होड़ लगा लेते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा है जो फेल था या तो बैक बेंचर था वो टॉप कर गया, तो अब होड़ लगेगी उस बैक बेंचर के साथ कि तूने टॉप किया तो मैं भी करूँगा। वैसे यहाँ पे था एक बुद्धि परीक्षण निकाल दिया टर्मन ने, तो दूसरा निकाल दिया हमारे उपलब्धि परीक्षण निकाल दिया किसी और ने। जैसे में क्या है EA मतलब एजुकेशन एज बटे में मेंटल एज इंटू में 100, लेकिन जो उपलब्धि परीक्षण निकाला है उसने क्या किया है थोड़ा चेंजेस किया है। पहले हमारे क्या था पहले हमारा था ये मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, लेकिन अब उपलब्धि परीक्षण में क्या किया, उपलब्धि परीक्षण में इसने एजुकेशनल एज बटे में मेंटल एज यानी शैक्षणिक उम्र बटे में मानसिक उम्र गुणे में 100 कर दिया। अब ये भी परीक्षण निकाल दिया। अब रुचि परीक्षण निकाल दिया किसी ने, चलो ठीक है तुमने बुद्धि लब्धि परीक्षण निकाला, मैंने उपलब्धि परीक्षण निकाला, तो तुम क्या निकालोगे अब रुचि परीक्षण निकाल लो। ऐसा ऐसे करके क्या है रुचि परीक्षण देख लिया। और रुचि परीक्षण कह सकते हैं थोड़ा सा ईजी होता है, क्यों, क्योंकि किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है तो बच्चा क्या होता है वही चीज़ करने की कोशिश करता है या वही चीज़ करता ही है। तो रुचि परीक्षण इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज अगर तुमने देखा होगा कि कोई बच्चा जो है खेल में बहुत रुचि लेता है तो वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेगा, तो हम देख के बता देंगे या समझ के ऑब्जर्व करके बोल देंगे कि अच्छा इसको खेल में ज़्यादा रुचि है। या कोई बच्चा मैथ बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन वही इंग्लिश में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो हम देख लेंगे अच्छा मैथ में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो रुचि इसका मैथ में है, तो वो आगे वही ऑप्ट करेगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक परीक्षण। संवेग कौन सा इमोशन ज़्यादा है, लड़ाई वाला है, प्यार वाला है या तालमेल वाला है, तो संवेगात्मक परीक्षण भी देख सकते हैं। और डैनियल गोलमैन ने कहा है कि सफलता में 80% रोल इमोशंस का होता है और 20% IQ का रहता है। तो डैनियल ने क्या किया, इसको एक तरीके से याद करेंगे, डैनियल ने क्या किया गोल गोल बातें कर दी। गोल गोल बातें करने का मतलब है उसने कहा कि तुम्हारा 80% रोल इमोशंस का होगा और 20% रोल क्या होगा IQ का होगा। तो उसने गोल गोल बातें करके क्या है तुम्हें फंसा दिया भाई कि अब घूमते रहो गोल गोल बातों के। तो ये मैं निमोनिक्स दे रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि गोल गोल सच में फंसा है इसने। डैनियल गोलमैन ने 80% कहा है कि तुम्हारा इमोशंस काम करता है और 20% ही तुम्हारा IQ काम करता है। नेक्स्ट है व्यक्ति विभिन्न परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण मतलब टैट। टैट का मतलब क्या है, थीमेटिकल अपीयरेंस टेस्ट, अपरसेप्शन टेस्ट, सॉरी थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट।
इसमें चित्र दिखाकर ये कहानी गढ़ना होता है। इसमें 31 कार्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को 31 कार्ड दिए जाते हैं। उस कार्ड में क्या होता है, बच्चों को क्या उस कार्ड से चुन चुन के क्या होता है कहानी लिखना होता है। जिसका व्यक्तित्व जिस प्रकार का होगा वैसी वो कहानी लिख देता है। और ये ट्रुथ है, ये नहीं होगा कि हर बार क्या है एक बच्चे का अलग अलग निकले, नहीं, जो इमोशंस में होगा या जो उसका पर्सनैलिटी होगी ना वही दिखाएगा वो उस कार्ड को लिख के। नेक्स्ट है अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे तुम्हारा सीटेट होता है तो क्यों लिया जाता है सीटेट, क्योंकि तुम्हें पता चले, उनको पता चले कि तुम क्या है टीचर के लिए कितना एलिजिबल हो, तुम्हारे में अभिक्षमता कितनी है उस चीज़ को लेकर। तो इससे पता चलता है कि आपकी समझ कितनी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या पर्टिकुलर जो ऑप्ट किया है तुमने उसको लेकर। जैसे सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पता ही होगा, दिया भी होगा, मेरा तो बहुत पहले ही हो चुका था ये सब, तो फिर भी देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा ये समझ चेक किया जाता है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो उस टीचिंग गुण में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जस्ट बिकॉज ना ही सिर्फ सीटेट में एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है बल्कि DSSB या अदर KVS एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैं पहले बता दूँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, हमने देख लिया व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसको प्रभावित करने वाले कारक भी तो होंगे। तो कारक शिक्षा, जैसे शिक्षा वैसा उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्यवसाय, जिस प्रकार का वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसका क्या अपने आप को ढालना पड़ जाता है। जैसे कोई बच्चा है, मतलब बच्चा क्या कहेंगे, व्यवसाय में कोई व्यक्ति है जो कि क्या बहुत ख़राब एरिया में काम कर रहा है, ख़राब चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। और वही उसका व्यवसाय बहुत अच्छा है, बिजनेस टाइकून है वो, तो बस उसका ज़िंदगी आराम है। संस्कृति, कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। किसी की संस्कृति का सोच अलग है, कोई संस्कृति का सोच अलग है, तो वो भी डिफरेंस कर जाती है। भाषा भी होती है, क्योंकि भाषा जब तक सही से ना सीखा जाए वो कुछ कर ही नहीं सकते बच्चे। धर्म हो गया, लिंग हो गया, रुचि तो सबसे ज़्यादा विभिन्नता को प्रभावित करती है। जिसमें रुचि होगी उसी में तुम क्या है आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और रुचि नहीं है तो फिर बैठे रहो, तुम नहीं बढ़ोगे आगे। आयु भी है, बुद्धि, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, आदत, राष्ट्रीयता, नज़रिया, अधिगम, प्रेरणा, वातावरण भी इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम भी इंपॉर्टेंट है, और शारीरिक रचना व्यक्तिगत विभिन्नताओं में तो देखने को मिलता ही है। तो ये सब बता दिए हैं कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियाँ हमने देख लिया कि अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, लेकिन हम टीचर हैं तो कुछ हमें तो टीचिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन कौन से, पहला विधि है डाल्टन विधि। कौन सा विधि, डाल्टन विधि। इसने प्रतिपादन किसने किया था, इसे मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। किसने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। सबसे पहला विधि कौन सा है, डाल्टन विधि, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। इसके की पॉइंट्स है, मतलब कुछ याद करने के तरीके हैं। इसने क्या बोला था, इस डाल्टन विधि में कहा है नो टाइम टेबल, बच्चों को कोई टाइम टेबल मत दो, बच्चा स्वतंत्र रहेगा तो वो अपना खुद ही सीख जाएगा। और हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रयोगशाला होना चाहिए ताकि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट में तो वो क्या है प्रयोगशाला में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करके ठीक कर ले। साइंस में खासकर होता है ये वैसे। तो डाल्टन क्या है, बच्चा फ्री छोड़ दो भाई, बच्चा स्वतंत्र है, वो अपना खुद पढ़ लेगा, तुम क्या है एक सिर्फ और सिर्फ उसको गाइड करने वाले हो। ये कहा है डाल्टन ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। अब परियोजना विधि की तो पता है, पैट्रिक से परियोजना याद करना, पैट्रिक से परियोजना। और ये सबसे अच्छा है, किलपैट्रिक क्या है, करके सीखने होता है। अगर तुम कोई भी फाइल बनाते हो तो तुम करके बनाओगे, टेपने वाला फाइल तो बहुत अलग होता है। और हम सिंपल से बात, बच्चे यही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि फाइल दिया है तो टेप लेंगे, भाई तूने कर लिया तो दिखा दे मुझे भी, यही करते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि टीचिंग मेथड में जब किलपैट्रिक ने ये सोच के बनाया था परियोजना विधि कि जो बच्चा है ना वो खुद करके सीखेगा और परिस्थितियाँ पैदा करना होता है। हमें क्या है ऐसा कुछ सब्जेक्ट या ऐसा कुछ टॉपिक देना होता है ताकि बच्चे क्या ढूंढ के करे, इसीलिए हमें ये परियोजना विधि लागू किया गया था, किलपैट्रिक ने किया था वैसे। अब है हमारा किंडरगार्टन, फ्रॉबेल। अब किंडरगार्टन है, गार्डन से नाम है, किंडरगार्टन है वैसे तो, लेकिन किंडरगार्टन से याद करेंगे हम। किंडरगार्टन है, गार्डन में क्या करते हैं, बच्चा क्या है खेलता रहता है। बच्चे के लिए एक बनाया जाता है गार्डन, पता ही होगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए गार्डन बनाया जाता है कि बच्चे आएंगे, खेलेंगे, खेल खेल में कुछ सीखेंगे। तो फ्रॉबेल ने ये देखा कि बच्चे गार्डन में बहुत आते हैं, तो मैं भी एक ऐसा विधि निकाल दूँ जिससे बच्चा क्या खेल खेल में सीखेगा और बाल केंद्रित होगा वो। तो किंडरगार्टन का यूज़ कर दिया उसने, ठीक है। फ्रॉबेल, फ्रॉग कहाँ घूमते हैं, मतलब मेंढक कहाँ घूमते हैं, पार्कों में। पार्क में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, खेल खेल में क्या करेंगे वो सीखेंगे। इस तरीके से याद कर लेना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा
खोज विधि, अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग ने किया था। ये इंपॉर्टेंट, खोज विधि, अन्वेषण विधि। इसमें बच्चा क्या करता है, निरीक्षण करके खुद सीखता है, खुद खोजता है और खुद उसको क्या है आगे बढ़ाता है। तो खोज विधि या अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग ने किया था, क्योंकि आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, स्पेस पे जाने का खोजा था। तो इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो तुम कि आर्मस्ट्रांग जो थे, नील आर्मस्ट्रांग, नील तो मत लगाना क्योंकि नील नहीं है यहाँ पे, ये कोई और आर्मस्ट्रांग है। उसने क्या किया, खोज विधि का प्रयोग किया। बच्चा निरीक्षण करके सीखता है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी ने इसका क्या किया था, विधि को खोजा था। इसे मनोवैज्ञानिक तरीका, और सबसे मारिया तो मनोवैज्ञानिक तरीका होगा, माँ से मनोवैज्ञानिक याद कर लेना। क्या है मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी मनोवैज्ञानिक तरीका है। बच्चा अपनी इंद्रियां व व्यवहारिक उपकरणों का उपयोग करके सीखेगा। उसने कहा है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो बच्चा क्या है अपने ही सेंसरी ऑर्गन से या अपने ही बिहेवियर से क्या है सीखेगा। तो ये भी ईजी है और ये सही माना गया है। बुनियादी शिक्षा, नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा। सबको पता है बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की थी, ये तो बच्चों को पता है। इसमें क्या कहा गया था, ये तो तुम बिना पढ़े बता दोगे। मातृभाषा का प्रयोग करने कहा था, हस्तकौशलों का प्रयोग करने कहा था, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कहा था, अंग्रेजी को ज़्यादा सर चढ़ने के लिए नहीं कहा था। लेकिन अब क्या होता है, इसका उल्टा हो रहा है। अंग्रेजी सबसे ज़्यादा, मातृभाषा तो भूल रहे हैं बच्चे, इंग्लिश ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कि ये गलत है, थोड़ा सा गलत भी नहीं कहेंगे क्योंकि आज का वातावरण ही ऐसा दे दिया गया है कि इंग्लिश इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट कोई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में उद्देश्य, अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमने पढ़ाई क्यों है, शिक्षा में उद्देश्य क्या है इसका, तो देख लेते हैं। मूल्यांकन में विविधता मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि बच्चे क्या डिफरेंस है, तो हम क्या मूल्यांकन भी उस तरीके से कर सकते हैं। कक्षा में सीमित संख्या, हमें से पता चल जाता है कि बच्चे डिफरेंस होते हैं, तो कक्षा की सीमित संख्या कर दो ताकि क्या हो, हमें पता चले कि अच्छे से ऑब्जर्व कर सके बच्चों को। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एक क्लास में 70 80 बच्चे बैठेंगे तो एक टीचर के हाथ में नहीं होता, रेशियो बना रखा है इसीलिए टीचिंग का। मानसिक विभाजन, शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखेंगे। शिक्षण विधि में विभिन्नताएं दिखाएंगे कि अच्छा बच्चा इस तरीके से नहीं सीख रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या है कुछ और मेथड से या यूज़ करेंगे। पाठ्यक्रम में विविधता होती है। बहुउद्देशीय विद्यालय, अब बहुउद्देशीय विद्यालय, अब तो विद्यालय को भी बहुत उद्देश्य से खोला गया है ताकि जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी क्या है मेथड का यूज़ कर सकें। गृह कार्य, बच्चों को अलग अलग गृह कार्य सॉरी गृह कार्य देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे का मानसिक लेवल कम है, या जैसे पहली क्लास में जा रहे हैं, पहली क्लास में बच्चे को जमा घटा गुणा भाग भी आ रहा है, लेकिन कोई बच्चे ऐसा है जिसको गिनती तक नहीं आ रही, तो उस हिसाब से क्या होमवर्क देंगे। और तुलनात्मक अध्ययन ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे या पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो टीचर और पेरेंट्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि इस बच्चे को आ क्यों नहीं रहा, तुलनात्मक अध्ययन करना क्या करते थे, शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कवर अप करवा दिया है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसको देखो और पढ़ो। मैं कुछ नहीं कहता लाइक शेयर करने के लिए, तुम्हारी मर्जी, करना है तो करो वरना कोई बात नहीं। मेरा काम है पढ़ाना। मैंने चेक किया कि बच्चों को क्या है, ऐसे तो बहुत यूट्यूबर्स हैं जो कि क्या बहुत ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है या जो मैंने एक्सपीरियंस लिया था अपने DSSB में, वो तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।